नमस्कार सभी मित्रों को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे घर पे। नमस्कार सभी को पुनः। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, फल परिरक्षण, फल व सब्जियों का परिरक्षण, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। सबसे पहली बात की जाए इसकी परिभाषा की, देखो इसको एकदम से सरल शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि फल व सब्जियों के भौतिक स्थिति में परिवर्तन करके रासायनिक गुणों को लंबे समय तक यथावत रखते हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखना फल परिरक्षण कहलाता है। फल व सब्जियों के टुकड़ों में भौतिक परिवर्तन करके रासायनिक गुणों को यथावत रखते हुए लंबे समय तक सुरक्षित रखना फल परिरक्षण कहलाता है। दूसरी परिभाषा कि फल व सब्जियों का उस समय भंडारण करना जब वो सस्ते हों, उस समय के लिए जब वो महंगे हो जाए। ऐसा इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था एक बार कंपटीशन में कि एक अच्छी गृहिणी टमाटर का सॉस कब बनाएगी। आया हुआ क्वेश्चन आया, ऑप्शन थे जब टमाटर लाल हों, जब टमाटर सस्ते हों, जब टमाटर महंगे हों, जब टमाटर अध पके हों। तो यहाँ राइट आंसर है वो जब टमाटर सस्ते हों, ये होता है, न कि लाल वाला। बच्चे लाल कर देते हैं, इससे आपको बचना है। परिभाषा आपकी क्लियर हो गई। अब अपन चर्चा करते हैं इससे महत्वपूर्ण और तथ्य क्या क्या है। जैसे फल परिरक्षण पर सर्वप्रथम कार्य 1775 में निकोल्स एपर्ट द्वारा किया गया, इसलिए इनको फादर भी कहा जाता है प्रिजर्वेशन का। परिरक्षण उद्योगशाला 1920 में बॉम्बे में स्थापित की गई थी। देश का प्रथम परिरक्षण कारखाना 1935 में बॉम्बे में स्थापित किया गया था। CFTRI केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1950 में मैसूर में की गई थी। FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर या फल उत्पादन अध्यादेश या आदेश 1955 में लागू किया गया था। आया हुआ क्वेश्चन है जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और AA की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि FPO या फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर कब लागू किया गया था। 1955 में लागू किया गया था। फिर खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई। फल परीक्षण व्यवसाय के लिए लाइसेंस की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने खाद्य पोषण की स्थापना 1973 में की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद यदि बात की जाए तो खाद्य परिरक्षण कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। फ्रूट जो प्रिजर्वेशन है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है। देश में फल व सब्जियों का कुल उत्पादन का 25 से 30% भाग खराब हो जाता है। यह बहुत ही दुख की बात है कि अपने देश में जितना उत्पादन होता है फ्रूट एंड वेजिटेबल का, उसका 20 to 30% है वो डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी करोड़ों रुपए के फल व सब्जियां खराब हो जाती हैं जो प्रिजर्वेशन के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं। उसके बाद अपन बात करें फल तरकारी परिरक्षण प्रौद्योगिकी नामक एक पुस्तक थी जिसके लेखक डॉक्टर सदाशिवम नायर व हरिश्चंद्र शर्मा थे। अब परिरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या हैं जिसको अपन परिभाषिक शब्दावली कह सकते हैं। जैसे निस्तारण, एस्पोसिस, ये क्या है। एस्पोसिस का मतलब है कि फल व सब्जियों को सफाई एवं आकार के आधार पर श्रेणीबद्ध करना। ग्रेडिंग जो अपन करते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज एंड क्लीनिंग के बेस पर करते हैं। फिर निस्तारण, निस्तारण का मतलब है कि फल तोड़ने के बाद उपभोक्ता तक पहुंचने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। खेत से लेकर के उपभोक्ता जो अंतिम रूप में उसका उपभोग करता है, कंज्यूमर तक पहुंचने की प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। फिर है ले पिलिंग। ले पिलिंग का मतलब है छीलने की क्रिया। कुछ फल जैसे आलू है, नींबू है, आलू बुखारा है, इनमें की जाती है। कास्टिक सोडा रसायन का प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर है फ्लैंग लीफिंग। फ्लैंग लीफिंग है वो प्याज व लहसुन में करते हैं। छिलके के साथ साथ उनके ऊपरी जो तस्तरी नुमा आकृति है उसके ऊपर के आवरण को भी हटाने की क्रिया फ्लेम। जैसे अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, ले पिलिंग कौन से फ्लू में की जाती है, तो एक इनमें से ऑप्शन दे दिया जाएगा, 3 अदर दे दिए जाएंगे। और फ्लैंग लीफिंग किस में की जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको अंडरलाइन कर लें। फ्लैंग लीफिंग है वो प्याज व लहसुन में करते हैं।
उसके बाद जेलीमीटर। अब ये जेलीमीटर क्या है? जेलीमीटर है वो जैम व जेली का अंतिम बिंदु कि दोनों पक करके तैयार हुए हैं कि नहीं हुए, ये बात ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है, जिस पर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 430 डिग्री फ़ारेनहाइट तक निशान होते हैं। जब अंतिम बिंदु पर अंतिम बिंदु जेलीमीटर है वो बताता है कि 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब जेली बन करके तैयार हो जाती है। यहाँ 105 डिग्री सेंटीग्रेड न लिख करके फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, इसको माफ़ी चाहता हूँ, इसको आप सेंटीग्रेड पढ़ें न कि फ़ारेनहाइट पढ़ें। आगे यदि अपन बात करें तो रिफ्रैक्टोमीटर जो है वो टीएसएस ज्ञात करने के काम में लिया जाता है, इस जिसके ऊपर 0 से लेकर के 32 तक चिन्ह होते हैं या अंक होते हैं, और किसी भी खाद्य पदार्थ में ये टीएसएस ज्ञात टोटल सोल्यूबल सॉलिड या कुल घुलनशील ठोस पदार्थ ज्ञात करने के काम में लिया जाता है। उसके बाद है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। इसमें 0 से 30 या 60 से 90 तक चिन्ह अंकित होते हैं। फल व सब्जियों का परिरक्षण, जैसे आपन ने पहले परिरक्षण की परिभाषा पढ़ी थी, तो परिरक्षण की सीधी सी परिभाषा अपन यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि फल व सब्जियों को उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने की प्रक्रिया ही परिरक्षण कहलाती है। इसकी अलग अलग विधियां हैं, स्थायी विधियां हैं, अस्थायी विधियां हैं। सबसे पहले अपन अस्थायी विधियों की बात करें, और अस्थायी विधियों में है स्वच्छता, क्लीनिंग। स्वच्छता का, क्लीनिंग का मतलब है इनका जो ढेर है, फल व सब्जियों का जो संग्रह है, उनमें सड़े हुए गले फल व सब्जियों को निकाल दें, यह है स्वच्छता या क्लीनिंग। दूसरी यदि अपन बात करें तो निम्न तापमान पर, इन लो टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखें। उदाहरण है अपन फ्रिज में रख सकते हैं। फिर उस तापमान पर 20 से 30 मिनट तक 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जीवाणु मर जाते हैं। इस क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। लो टेम्परेचर पर अपन ये कह सकते हैं कि -10 डिग्री फ़ारेनहाइट में रखा जाता है, और उसमें अपन फ्रिज में, घरेलू फ्रिज में भी फल व सब्जियों को रख सकते हैं। दूसरा हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं कि 20 से 30 मिनट तक इनको उबालते हैं। कितने? 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं, और इस क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? ब्लांचिंग में फल व सब्जियों को कितने समय तक गर्म करते हैं या फिर कितने तापमान पर गर्म करते हैं, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। फिर है वायु निष्कासन। अपन एयर निकाल दें। एयर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि फल व सब्जियों को या इनसे बने उत्पाद जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, डिब्बों में वायु को बाहर निकाल करके कुछ समय तक भर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ये अपन ये कह सकते हैं कि बहुत ही सस्ती विधि है, घरेलू स्तर पर इसको अपनाया जा सकता है। उसके बाद दूसरी है परमानेंट मेथड। इसका आप ये अपने टेम्परेरी मेथड पढ़ा, जिसमें अपन ने पढ़ा क्लीनिंग बाय लो टेम्परेचर, बाय हाई टेम्परेचर। अब अपन पढ़ेंगे परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड में सबसे पहले अपन करेंगे जीवाणु विहीनीकरण क्रिया। अब जीवाणु विहीनीकरण क्रिया का मतलब है कि फलों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित कर सकते हैं। जीवाणु रहित करने के लिए डिब्बों में भर करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक इसको गर्म करें, जीवाणु रहित हो सकते हैं। उसके बाद स्टेरिलाइजेशन का मतलब है सब्जियों में 100 से अधिक तापमान पर सब्जियों व फलों को, अधिकतर ये सब्जियों में अपनाई जाती है ये प्रक्रिया, और इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं। फिर सुखाना या निर्जमीकृत करना, ड्राइंग करना। फल व सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा सकते हैं, या इंडस्ट्री लेवल पर यह कार्य मशीनों में भी होता है। साधारणतः इसको अपन गाँव में अपनाते हैं, जैसे अपन सांगरी का उदाहरण ले लें, काचरी का उदाहरण ले लें, तो ये ड्राइंग प्रक्रिया से ही बनते हैं। कोई भी फल व सब्जी को सुखा करके बाद में काम में लेना। फिर फलों को सुखाने के लिए डिहाइड्रेटर का, यानी सुखाने के लिए इंडस्ट्रीज लेवल पर जिस मशीन का उपयोग करते हैं वो डिहाइड्रेटर मशीन कहलाती है। अब प्रिजर्वेशन और कैसे कर सकते हैं अपन? एल्कोहलिक किण्वनीकरण कर सकते हैं। एल्कोहलिक किण्वन के हेक्सोस शर्करा इस्ट द्वारा सड़ा करके एल्कोहल बनाते हैं और CO2 बनती है, जो प्रिजर्वेशन का काम कर सकती हैं। अपने कह सकते हैं एल्कोहल एक प्रिजर्वेटिव मटेरियल है।
उसके बाद एसिटिक किण्वन करके इसमें एल्कोहल का विघटन एसिटिक एसिड से करवा करके जीवाणु का निर्माण करते हैं, एसिटिक अम्ल। उसके बाद लैक्टिक किण्विकरण, इसमें शर्करा का जीवाणु द्वारा अपघटन करवा करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है, जैसे अपन अचार में करते हैं। उसके बाद कुछ खाद्य पदार्थ या परिरक्षक पदार्थ काम में लिए आते हैं। परिरक्षक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक खाद्य परिरक्षक पदार्थ और एक अखाद्य परिरक्षक पदार्थ। खाद्य परिरक्षक पदार्थ का मतलब है इनका उपयोग साधारणतः अपन घर के अंदर खाने के काम में करते हैं, जबकि अखाद्य का मतलब है इनका उपयोग खाने में किया जा सकता है परंतु बहुत कम मात्रा में करेंगे। यदि अधिक मात्रा में करेंगे तो ये नुकसानदायक हो सकते हैं कभी कभी, यार वो रासायनिक पदार्थ होते हैं। जैसे अब मैं बात करूँ नमक, तो नमक एक खाद्य पदार्थ है, साधारणतः अपन घर पे खाने के काम में लेते हैं। किसी भी पदार्थ फल व सब्जियों का प्रिजर्वेशन करने के लिए 15 से 20% नमक परिरक्षित पदार्थ के रूप में लेना चाहिए। उदाहरण के लिए अपन अचार व चटनी पढ़ सकते हैं। फिर सिरका है या एसिटिक एसिड है, 2 से 3% मात्रा काम में लेनी चाहिए। सिरका एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण परिरक्षण का काम करता है, सिरके के अंदर एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद अपन बात करें शुगर की या शर्करा की, तो शर्करा है 60 से 70% शर्करा की उपस्थिति पराशरण दाब के कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निष्कासित कर देती है। उदाहरण या अपन ये कह सकते हैं कि 65 से 70% शर्करा का उपयोग, TSS शर्करा का उपयोग प्रिजर्वेशन में करना चाहिए। उदाहरण में मुरबा अपन पढ़ सकते हैं, जैम पढ़ सकते हैं, जेली पढ़ सकते हैं। उसके बाद रासायनिक परिरक्षक पदार्थ, रासायनिक परिरक्षक पदार्थ में सोडियम बेंजोएट, बोरिक एसिड और बेंजोइक एसिड है। ये एक कमजोर परिरक्षक हैं जिनमें बेंजीन गैस निकलती हैं जो परिरक्षक का कार्य करती हैं। रंगीन फल व रसों को या सब्जियों को परीक्षित करने के लिए इस रसायन का प्रयोग करते हैं। फिर अपन ये कह सकते हैं कि 1 जार से 2 जार ml मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं। फालसा व जामुन में, अनार में, तरबूज में ये रंग छोड़ने वाले हैं, ये ईस्ट को रोकता है। उसके बाद पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है, ये एक शक्तिशाली परिरक्षक है जिसमें SO2 गैस निकलती है। ध्यान रहे अभी अपन ने सोडियम बेंजोइट पढ़ा था, सोडियम बेंजोइट में बेंजीन गैस निकलती है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में या KMS में SO2 गैस निकलती है जो प्रिजर्वेशन का कार्य करती है। इसका उपयोग रंगहीन फलरसों में परीक्षित करने के काम में लेते हैं और इसका उपयोग है वो 350 से 750 ppm मात्रा में पार्ट पर मिलियन प्रयोग किया जाता है, जिसका उपयोग है पानक में करते हैं, नेक्टर में करते हैं, कोर्डियल में करते हैं और ये बैक्टीरिया और मोल्ड को रोकता है। तथा इसके बाद अपन CO2 का उपयोग कर सकते हैं परिरक्षक पदार्थों में। उसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी का मतलब है फल व सब्जियों को टिन के डब्बों में तरल पदार्थ के साथ वायु निष्कासित करके भरना डिब्बाबंदी कहलाता है। डिब्बाबंदी की दोबारा सुन सकते हो कि फल व सब्जियों को टिन के डब्बों में तरल पदार्थों के साथ वायु निष्कासित करके भरना डिब्बाबंदी कहलाता है या कैनिंग कहलाता है। इससे आगे यदि अपन चर्चा करें तो फल व सब्जियों की कैनिंग की शुरुआत, कैनिंग की परिभाषा जैसे अपन ने पढ़ी। अभी इस कैनिंग की शुरुआत कब हुई थी? कैनिंग की शुरुआत 1927 में हुई थी। फल व सब्जियों को रखने के लिए टिन के डिब्बों का प्रयोग करते हैं, उसे बोटलिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया के जनक एपर्ट थे, इसको एयरटाइजिंग कहते थे। डिब्बाबंदी के लिए फल सब्जियां हैं मटर, टमाटर, भिंडी, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। डिब्बाबंदी के लिए कौन सी सब्जियां उपयुक्त हैं? डिब्बाबंदी के लिए कौन कौन से फल उपयुक्त हैं? अंगूर, स्ट्रॉबेरी, केला, पाइनएप्पल, आड़ू, चिल्ली आदि। डिब्बों में भरने के बाद उसके ऊपरी जो हेड स्पेस होता है वो 1/2 या 3/4 इंच खाली रखना होता है। हेड स्पेस जो ऊपरी किनारे पर रखा जाता है बोतल के। फिर फलों को डिब्बाबंदी में शर्करा की सांद्रता 20 से 25 डिग्री ब्रिक्स रखते हैं। ब्रिक्स इसकी इकाई है। सब्जी की डिब्बाबंदी में संसाधन का तापमान 115 से 121 डिग्री पर रखा जाता है। कवक व जीवाणु का विकास रोकना या मारना कैनिंग कहलाता है। टिन के डिब्बों का प्रयोग कैनिंग डिब्बाबंदी में, कांच की बोतल का प्रयोग बोटलिंग बोतलबंदी में होता है। बंद करते समय डिब्बे का तापमान 70 डिग्री रखते हैं। जो डिब्बे मशीन द्वारा बंद किए जाते हैं उन्हें डबल सीमर्स कहते हैं।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि आप इससे आगे का चैप्टर, जैसे कल अपन पढ़ेंगे जैम बनाना, जेली बनाना, अचार बनाना, केचप बनाना आदि। अब हॉर्टिकल्चर से संबंधित यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो एग्रोनॉमी या एचडी का, तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप कमेंट के जरिए वो टॉपिक का नाम बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।